सो थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम लोग देखेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, एनर्जी है। क्या है ये इंटरनल एनर्जी? अब देखोगे, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस ओनली, है ना। गैसेस के केस में एट एवरी टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑल मूविंग, ठीक है, रैंडमली विथ डिफरेंट स्पीड्स। जो आरएमएस स्पीड होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड मॉलिक्यूल्स का होता है, गैस मॉलिक्यूल्स का, दैट इज गिवन बाय वी आरएमएस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3RT/m। ऐसे होता है। T is absolute temperature, m is the molecular weight, ठीक है। Because of this velocity, the molecules possess certain kinetic energy, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ, at every temperature the gas molecules possess certain kinetic energy. At any temperature T, the root mean square velocity of gas molecules is given by V is equal to V RMS is equal to root over of 3RT/m. T is absolute temperature, m क्या है? molecular weight. तो ऐसा है। Because of this velocity at every temperature the gas molecules possess certain kinetic energy। तो कोई भी एक टेम्परेचर में गैस मॉलिक्यूल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और क्या? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनल एनर्जी, मींस इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ गैसेस, उनके बारे में बात करें। दूसरा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, due to intermolecular forces the gas molecules possess certain potential energy, अब intermolecular force है, when the molecular force is attractive and the molecules are going away, work is done against the attractive force, potential energy will increase. When the molecular force is repulsive and the gas molecules are going away, work is done by the repulsive force, the potential energy will decrease. ये जो intermolecular force है, ये बहुत ही एक typical function है, it is not easily defined, and that intermolecular force I will tell you, it will look something like this। ये force का variation कुछ ऐसे होता है, ठीक है, very typical function, कोई generalized formula नहीं है, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो वी नाउ आर नॉट एबल टू प्रेजेंट स्टेट में, हमें ऐसा कोई डेफिनेट फंक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि गैस मॉलिक्यूल्स का पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल पाएंगे, लेकिन ये जानते हैं कि उनके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, साथ साथ मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिस्टेंस के हिसाब से बदलता है। ये कोई कूलम्बिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे नहीं है कि Gm1 m2/r² कर देंगे। वो फोर्स तो सपोज दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस x है, द फोर्स विल बी अ वेरी टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऑफ x, देन विद वेरिएशन ऑफ x द पोटेंशियल एनर्जी चेंजिंग। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट the potential energy associated with the molecules, but we know that there is some potential energy. This is a very important factor I am talking now, you must remember. As gas molecules are randomly moving
potential energy depends on the distance between them, therefore it is impossible to measure the potential energy associated with the gas molecules। बस इतना मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन कितना है जानना हमारा बस की चीज नहीं है। कोई उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं किया क्योंकि जरूरत की चीज नहीं है। बस इतना जानकारी है कि उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हम क्या देखें, at every temperature the gas molecules are all randomly moving, so that's why they have some kinetic energy, because of the intermolecular force they have some potential energy. Now what is internal energy? The total sum of all kinetic energy and potential energy associated with all molecules, the total sum of all kinetic energy and potential energy associated with all molecules of a system is called internal energy of the system। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हुआ, सारा काइनेटिक एनर्जी, सारा पोटेंशियल एनर्जी को सारा मॉलिक्यूल का जोड़ दो, जो टोटल एनर्जी मिलेगा उसको हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। अगर आपको ये तीन चीज समझ में आया तो बताओ, ये जो इंटरनल एनर्जी है किसी एक सिस्टम का, क्या ये मेजरेबल क्वांटिटी है कि नॉट मेजरेबल क्वांटिटी है? नॉट मेजरेबल, बिकॉज यू कैनॉट मेजर। यस because you cannot measure the potential energy, no, so you say it is not a measurable quantity। it's a very important statement of thermodynamics। इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रीजन क्या है, is potential energy is not measurable, potential energy is not measurable, therefore the internal energy of a system is not a measurable quantity। ठीक है, ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। तो आप कोई पूछ लिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। पहले हम समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस रंग रूप में एग्जिस्ट करता है। चलिए, अगर हम बात करें कि कोई सॉलिड का हम जब हीट देते हैं उसका टेम्परेचर के कारण तो उसका पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसे गैसेस का होता है वैसे सॉलिड के भी पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं। अब पहले भी हम लोग देख चुके हैं व्हाट इट मींस बाय टेम्परेचर। व्हेन यू टच सर्टेन थिंग्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर स्ट्राइकिंग, एट व्हाट रेट दे आर स्ट्राइकिंग, एट व्हाट स्पीड दे आर स्ट्राइकिंग एंड एट व्हाट फ्रीक्वेंसी दे आर स्ट्राइकिंग, ऑल टुगेदर गिव यू द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। कितने सारा मॉलिक्यूल कितने जल्दी कितने जोर से स्ट्राइक कर रहे हैं, दैट विल गिव यू द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर। तो जब हम किसी एक सॉलिड को क्या करते हैं, कुछ हीट एनर्जी देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं वो हीट को लेके। अब ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने लगता है, जैसे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने लगता है इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स है एंड दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। मॉलिक्यूल के बीच में सॉलिड के जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। इसीलिए तो पेन का ये वाला हिस्सा को मैं पकड़ के रखा हूँ, ये वाला हिस्सा गिर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ के रखा है। तो फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। If you go on supplying the heat, the amplitude of oscillation becomes so large कि ये फोर्स फॉर्मूला और वैलिड नहीं रहता है। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लो कोई एक टाइट स्प्रिंग है
बहुत ही टाइट स्प्रिंग है, 2 ब्लॉक लगे हैं, ये दोनों धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहे हैं तो इज ओके। अगर ये जोर से ऑसिलेट करेंगे कुछ समय के बाद देखोगे अब स्प्रिंग लूज हो गया है, इन दोनों के बीच में एवरेज डिस्टेंस ज्यादा हो गया है। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस व्हेन द एवरेज डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, व्हाट यू से, देयर वाज अट्रैक्टिव फोर्स, द पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, and what you sense as temperature is not the potential energy, it is the kinetic energy। कितने मॉलिक्यूल मार रहे हैं आपके हाथ पे, that is the giving you the sensation of kinetic energy। तो पोटेंशियल एनर्जी को तो आप सेंस नहीं कर सकते, तो जैसे ये दूर जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, आपको टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा। उस दौरान ये जो हीट ले रहा है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट और हिडन हीट, है ना, उसको लेटेंट हीट और हिडन हीट कहते हैं, क्योंकि वो हीट तो ऑब्जर्व हुआ, मटेरियल को आप हीट दिए लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, पूरा का पूरा हीट खा रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। व्हेन यू सप्लाई हीट टू ए ब्लॉक ऑफ आइस, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग बट टेम्परेचर रिमेन्स सेम एज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हुआ, ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अगेन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर देयर, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर दैट यू कॉल एज द बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, उनके बीच में फिर से स्पेसिंग ज्यादा होगा, there will be again phase change and that will convert into gas। जब गैस हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही टिपिकली वेरी करता है और उनके बीच में कोई म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता नहीं है। and there is no formula known what is the force between two molecules of gas, and of course there is a formula but that formula is a very typical function of x, x is the distance between them। समझ में आया। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल से ये ऐसे से मूव कर रहा है, ये ऐसे से मूव कर रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कंटीन्यूअसली बदल रहा है, द फंक्शन इज वेरी टिपिकल, सो इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है, सबके चलते उसके ऊपर फोर्स आ रहा है, वो फिर स्टैटिक नहीं है, वो फिर मूव कर रहा है ना। सोच लो कि कोई एक डिब्बा है, डिब्बे में क्या है कि बहुत सारे बॉल को, मार्बल को, ग्लास मार्बल को आप डाल दिए, सब जंप करे, खुड़ुक 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 सब गिर रहे हैं। बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल्स, बिकॉज एवरीथिंग इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन रैंडम मोशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑन योर पार्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक पर्टिकुलर पोजीशन में क्या पोटेंशियल एनर्जी पता करेंगे, जस्ट वेरी नेक्स्ट सेकंड में पोटेंशियल एनर्जी बदल रहा है। तो वैसे ही इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। सॉलिड के केस में जैसे आप हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ा, है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, फेज चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, फिर इसको हीट दिए, फिर से टेम्परेचर बढ़ा, आइस को हीट दिए, आइस को हीट देंगे तो पहले क्या होगा कि वो मेल्ट करेगा, मतलब द एंटायर हीट इज अब्सॉर्ब्ड विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। फिर हीट दिए तो क्या होगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट देंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा फर्दर हीट दोगे फिर से वो वेपर होने के वेपर फॉर्मेशन में लग जाएगा, तब जो हीट अब्सॉर्ब करेगा, तब फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। एक बार वो गैस मर गया, अब वो एक बार गैस बन गया, एक दूसरे के चुंगल से पूरा फ्री हो गए हैं, देयर इज नो म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स, कोई गैस को छोड़ दो ऑटोमेटिकली सिकुड़ नहीं जाएगा क्योंकि देयर इज नो म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स। अब क्या हो रहा है, अब हीट दोगे तो सिर्फ उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उसके बाद और फेज चेंज नहीं होता है। बट देयर इज ए स्टेट लेटेस्ट डिस्कवर्ड दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट, बहुत ज्यादा हीट दोगे तो प्लाज्मा स्टेट में आ जाते हैं, फॉरगेट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस। प्लाज्मा मतलब वेरी मच एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, और हीट दिए, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, इसका मतलब गैस को आप जो भी हीट दोगे उसका टेम्परेचर ही बढ़ेगा, है ना, उसका टेम्परेचर ही बढ़ेगा। तो गैस को कुछ भी हीट दोगे, कितना हीट दिए नहीं दिए उसका टेम्परेचर का चेंज से पता कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड का टेम्परेचर चेंज से पता नहीं कर सकते कि कितना हीट लिया है। कोई आइस ब्लॉक था, उसको आप कुछ हीट दिए, नाउ इट इज वाटर ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यू कैन नॉट से कि कितना हीट दिए। हाँ, इफ यू नो द लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, एवरीथिंग, देन यू कैन कैलकुलेट, बट देन ओनली थ्रू टेम्परेचर चेंज, कोई आइस ब्लॉक ये टेम्परेचर में था, अभी ये टेम्परेचर में, यू कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट इज द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय इट। या फिर सिर्फ आइस जब मेल्ट कर रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में था, ड्यूरिंग मेल्टिंग आल्सो द टेम्परेचर इज सेम, आपको ये टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो हीट नहीं लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो टेम्परेचर को सेंस करते हो किसी गैस का, इट इज बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। काइनेटिक एनर्जी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर। हाउ, अभी तो बताया, द RMS velocity is given by root over 3RT/m. From the knowledge of temperature, you can find out the velocity, you can find out the kinetic energy, है ना।
लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जानने की कोई तरकीब हमारे पास नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी एंड एज इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यू विल से इंटरनल एनर्जी इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट point number 4. Here is a very important term that is called change in internal energy. ये टर्म बहुत ज्यादा काम में लगेगा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में। डेल्टा यू, ऑब्वियसली व्हाट इट मींस, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सपोज आई आस्क यू हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर इज देयर इन द सी, यू से वी डोंट नो, इट्स नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, क्योंकि कंटिन्यूअसली वेपोरेशन हो रहा है, कहीं बारिश हो रहा है, ठीक है। नाउ सपोज आई पुट 1 glass of water into the sea, then I ask now what is the final amount of water in the sea? Now also the final amount of water is also not known to you. Initial amount of water was also not known to you, but what is the change in water now? That is the 1 glass water you have added. You don't know the initial value, you don't know the final value, however you can know the change in internal energy. Exactly that way कोई एक सिस्टम में अब कितना एनर्जी है नहीं बता सकते, 10 कैलोरी हीट दे दिए, अब कितना एनर्जी है अभी नहीं बता सकते, लेकिन एनर्जी बढ़ा क्या? हाँ बढ़ा, कितना? 10 कैलोरी। कितना चेंज हुआ वो हम बता सकते हैं, समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? डेल्टा यू इज ए मेजरेबल क्वांटिटी इन केस ऑफ गैसेस, हम लोग गैसेस की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ गैसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम increases only due to increase in kinetic energy। उनका पोटेंशियल एनर्जी और फर्दर बढ़ने वाला नहीं है, दे आर ऑलरेडी फार अवे, एक दूसरे की फोर्स की चुंगल से बाहर है, पोटेंशियल एनर्जी और फर्दर नहीं बढ़ने वाला, समझ में आया? तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द आरएमएस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो क्या लिखे? गैसेस के केस में इंटरनल एनर्जी बदलेगा कब? ओनली व्हेन देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर। किसी दूसरा तरीका नहीं है उसका इंटरनल एनर्जी को बदलने का। तो हम क्या कहेंगे? तो लिखे यहाँ पर इन केस ऑफ गैसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीजेस ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। Each statement is a very important. ये जो स्टेटमेंट है ना, डेल्टा यू इज ए मेजरेबल क्वांटिटी, वेरी इंपोर्टेंट। सो फॉर ऑल एंट्रांसेस डायरेक्टली डालते हैं यू इज मेजरेबल और नॉट, डेल्टा यू इज मेजरेबल और नॉट, एंट्रोपी इज मेजरेबल और नॉट, ऐसे करके डाल देंगे, ठीक है। दूसरा हुआ यू बदलता है किसी गैस का, तो कैसे बदलता है? इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो पूछते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस कैन नॉट चेंज विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। क्या होगा आंसर? टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर नहीं बदला इंटरनल एनर्जी नहीं बदला। समझ में आ रहा? इसमें 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए। पहला हुआ डेल्टा यू इज ए मेजरेबल क्वांटिटी, दूसरा हुआ द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ गैसेस चेंजेस ओनली बाय टेम्परेचर, तीसरा हुआ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट चेंज एज लॉन्ग एज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। चाहे प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी चेंज कर दो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आगे पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं बदल रहा है। ये दिमाग में आ जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये मेजरेबल क्वांटिटी है, तो कैसे मेजर करेंगे? सपोज हम कहेंगे कि कोई एक सिस्टम में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, हम उसको कुछ हीट दिए डेल्टा क्यू, और पता चला कि उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया। अब हुआ क्या? जो एवरेज स्पेसिंग था मॉलिक्यूल के बीच में वो तो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि दिस इज ए कांस्टेंट वॉल्यूम। सपोज दिस इज ए रिजिड वेसल जो कि एक्सपांड नहीं कर सकता।
मतलब एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज रिमेनिंग सेम। इन दोनों के बीच में मान लो 5 मीटर है, इन दोनों के बीच में 3 मीटर है, इन दोनों के बीच में 2 मीटर है, सारे को मिलाओ डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हियर, यू विल गेट द एवरेज स्पेसिंग। वो तो फिक्स्ड है। अच्छा, एवरेज स्पेसिंग ये, तो एवरेज स्पेसिंग ठीक से है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, when you are giving some heat energy, the average spacing is not changing, temperature is changing, the volume is constant. So what you say about delta Q? Delta Q is nothing but NCV delta T, because the volume is constant. And whatever heat you have given, that has been utilized in increasing the kinetic energy of the molecules. So that is the internal energy. So what is internal energy? It is given by delta U, जो हम कह रहे हैं कि इट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बट इट इज नॉट ए रियलाइजेबल फॉर्मूला, कैन बी रिटन एज एन सी वी डेल्टा टी। फिर से दोहराता हूं इसको, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहते हुए किसी गैस को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिए, उसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ गया, मतलब जो भी हीट दिए सारा उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो जितना काइनेटिक एनर्जी बन गया इंटरनल एनर्जी उतना ही बढ़ गया। इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ गया, जितना हीट दिए एन सी वी डेल्टा टी, दैट इज सेम एज डेल्टा यू। डेल्टा क्यू और डेल्टा यू दोनों बराबर हो गया। समझ में आया क्या? जो हीट दिए वो सारा का सारा ऑब्जर्व करके पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया। अभी जोर से मूव करने लगे पार्टिकल हीट खा के, अगर आप इसको छुओगे तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल नाउ स्ट्राइक योर फिंगर टिप with more frequency, with more speed, तो you will sense the temperature is increased, मतलब जो भी हीट दिए सारा काइनेटिक एनर्जी हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया इंटरनल एनर्जी उतना ही बढ़ गया, मतलब जितना हीट दिए उतना ही इंटरनल एनर्जी बढ़ गया। फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम यू नो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, लास्ट क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा यू क्या हो गया, एन सी वी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आगे चल के पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे हम लोग, पूरा थर्मोडायनेमिक्स का हर एक क्वेश्चन में, हर एक केस में, चाहे केस कैसा भी हो, डेल्टा यू का फॉर्मूला फिक्स है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहे कैसा भी हो, यू हैव टू स्टार्ट विद x इज इक्वल टू a sin omega t plus phi. If all these parameters are a, omega, phi are known, you can know all random things. For projectile motion, if you know u and theta, you can find everything about a projectile motion. Exactly that way. If you know delta u n c v delta t, कोई भी न्यूमेरिकल को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसमें n क्या होता है, n is number of moles, cv is specific heat at constant volume, delta t is rising temperature, n is number of moles। ठीक है, यहाँ तक सारे चीज बुक में आपका लिखा है। अब इसको लेके थोड़ा सा मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है, अब उस मिसकंसेप्शन को भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग पढ़े द इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स। थोड़ा यहाँ पर नोट करने वाली चीज है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? When a particle is moving, you are talking about RMS velocity, वो क्या है? Kinetic energy incorporated in the calculation of internal energy is due to velocity of molecules with respect to the center of mass. ध्यान रहे, this is not available in any of your books. सेंटर ऑफ मास कोई भी बुक में अवेलेबल नहीं है। मतलब आप देखोगे अगर कोई एक सिलेंडर ऐसे रखा है, ऑब्वियसली उसका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी। तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास उनका वेलोसिटी दिया गया है, उस वेलोसिटी को लेके आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। मैं क्यों ये चीज बताना चाहा, क्योंकि एक बार ऐसे जेईई एडवांस में क्वेश्चन आ गया,
लोग तो जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या क्वेश्चन दिया, कोई एक सिस्टम में इंटरनल एनर्जी U1 था, कितना था मालूम नहीं, एक रिजिड गैस सिलेंडर था, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स थे, दे वर एट सर्टेन टेंपरेचर T, मॉलिक्यूल्स वर ऑल मूविंग, द गैस वाज हैविंग इंटरनल एनर्जी U1। नाउ द सिलेंडर वाज मूव्ड विद सम वेलोसिटी v। जब इसको मूव करवाए तो क्या हुआ, इस गैस मॉलिक्यूल का कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया, they will get some kinetic energy. Now the internal energy of the system, say it is U2, what is more U1 or U2? क्वेश्चन आया था ये जेई एडवांस में। तो लोग क्या सोचे, यहाँ पर ये रेस्ट में होते हुए जो भी काइनेटिक एनर्जी था, जैसे ये मूव करने लगा तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ा बढ़ जाएगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो कंट्राडिक्टरी है, क्या है, कोई गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ नहीं सकता जब तक देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो फिर ये कंट्राडिक्शन कैसे हुआ, देख रहे हैं क्लियरली कि गैस मॉलिक्यूल्स, मान लो कि इसमें कुछ पत्थर रखे हुए हैं और हम मूव करवाएंगे, सारे पत्थर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा क्योंकि ये मूव करने लगा, तो फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ना चाहिए। तो गो बैक टू द डेफिनेशन अगेन। अब देखोगे when you are moving this system, the center of mass is moving, but velocity of each molecule with respect to center of mass remains same. Velocity of each molecule with respect to the center of mass remains same. Just think of a case. Suppose आप किसी ट्रेन के अंदर बैठे हो और कोई मक्खी उड़ रहा है, ट्रेन रेस्ट में है, तो आप क्या देख रहे हो कि वो मक्खी उड़ रहा है, आपके मुंह के सामने गुनगुना रहा है, घूम रहा है, ठीक है। दी मक्खी का जो है उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है विथ रिस्पेक्ट टू यू, बिकॉज आप देख रहे हो कि उसका कुछ वेलोसिटी है। अब ट्रेन चलने लगा है, अब भी वो मक्खी उड़ रहा है, क्या मक्खी का वही काइनेटिक एनर्जी है? नहीं, क्योंकि ट्रेन के साथ साथ चलने के कारण ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन आपको दिखेगा कितना, वही काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उतनी ही जोर से वो भाग रहा है आपके सामने। समझ में आ रहा ना? सो इन द कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो वेलोसिटी को हम इनकॉर्पोरेट लिए हैं, काम में लिए हैं, वो कौन सा वेलोसिटी है? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। Are you getting? So when the system is moving, the kinetic energy of each molecule is increasing, but their velocity with respect to center of mass remains same. So the internal energy remains same. Answer होगा U1 will remain U2. तो ये कैलकुलेशन में जो वेलोसिटी है काइनेटिक एनर्जी का, वो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, क्योंकि यूजुअली लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल एनर्जी, सिलेंडर मूव कर गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ना चाहिए। नो, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमें इतने सारे कॉन्सेप्ट मिला, थोड़ा सारा चीज को मैं ब्रीफ करना चाहूंगा जस्ट इन फ्यू लाइन्स, क्योंकि दिस इज द फाउंडेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एट एवरी टेम्परेचर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम आर इन रैंडम मोशन, दे पोजेस सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। Due to intermolecular forces, there is some potential energy. Potential energy is not a measurable quantity. The total sum of all the kinetic energy and all the potential energy called internal energy. Internal energy cannot be measured. Why? Because the potential energy cannot be measured. This also comes. Why internal energy cannot be measured? Because the potential energy cannot be measured. However, change in internal energy can be measured by the formula delta U is equal to NCV delta T. This clearly shows the internal energy of a system of gases. Remember, gases, मैं सॉलिड लिक्विड का नहीं बोल रहा हूँ, बिना टेम्परेचर चेंज हुए आइस का इंटरनल एनर्जी बदल सकता है। कोई आइस में कुछ हीट एनर्जी था, आप कुछ हीट दे दिए, वो मेल्ट कर रहा है, टेम्परेचर नहीं बदला, फिर भी उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ गया है, बिकॉज इट हैज अब्सॉर्ब्ड द हीट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट गैसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट को याद रखना। तो फॉर गैसेस जब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग दिए हैं वो क्या है? ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तब भी आप देखोगे गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम। सो इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज। कोई सिलेंडर में कुछ गैस है, कुछ इंटरनल एनर्जी है, सिलेंडर को मूव करेंगे इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगा, जबकि हर एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बट हम कौन सा काइनेटिक एनर्जी को कंसीडरेशन में ले रहे हैं? दैट काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? तो ये चीज बुक में नहीं लिखा है, जितना बुक में दिखाऊं नहीं लिखा है, इसलिए गड़बड़ाता है। और वो जेई वालों को मालूम है कि लोग कहां पर गड़बड़ करते हैं, वहीं से वो ठोक देते हैं। ठीक है ना? जैसे सारे बुक में लिखा है पुशिंग इज डिफिकल्ट, पुलिंग इज इजी, लेकिन कंडीशन होता है कैसे पुश करेंगे डिफिकल्ट होगा, कैसे पुल करेंगे इजी होगा। वो चीज के ऊपर जेई वाले क्वेश्चन डाल दिए, पुलिंग इज इजी डिफिकल्ट और पुशिंग इज डिफिकल्ट।
और लोग जो जेई एडवांस का, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, लोग देखे आए बोले कि इतना इजी क्वेश्चन आया था, सब लिख के आ गए थे पुलिंग इज इजी, जबकि गड़बड़ 2008 में ओनली माई चिल्ड्रन हैज रिटन नो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ इट इज बीइंग पुश्ड और पुल्ड। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमें इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हुआ। ये जो थ्योरेटिकल जानकारी हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काम में लगेगा। कौन सा पार्ट, ये आज का पूरा डिस्कशन का कौन सा पार्ट का मैथमेटिकली हमको हर जगह न्यूमेरिकल में जरूरत होगा, वो हो गया ये वेरी पॉपुलर फॉर्मूला चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज एनसीवी डेल्टा टी। कोई एक सिस्टम ऑफ गैसेस में अगर n मोल्स ऑफ गैस है, मान लो n मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, उसका टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिए, बताओ इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ गया, n इज 4, डेल्टा t इज 20, cv फॉर हाइड्रोजन यू नो हाउ टू फाइंड आउट, है ना, इट इज 5 कैलोरी पर मोल केल्विन। लास्ट क्लास बताए थे ये सब चीजों को याद रखने के लिए। तो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। दिस इज द फॉर्मूला वैलिड फॉर ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। आपको स्कूल में 4 तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ाएंगे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, दैट्स ऑल। जेई के लिए तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, वो तो देखेंगे वो सब। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू रिमेन्स सेम, एनसीवी डेल्टा टी, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए कितना, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। We have seen what is internal energy. Now we shall see different terms associated. पहला देखेंगे what is zeroth law of thermodynamics और what is thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या है, हम कहेंगे टू सिस्टम्स आर said to be in thermal equilibrium if there is no heat exchange between them when they are in contact। दो सिस्टम को कांटेक्ट में रखेंगे, उनके बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सोचो कि यहाँ पर कोई एक सिस्टम ऑफ गैसेस है, ये दूसरा सिस्टम ऑफ गैसेस है, दोनों को हम कांटेक्ट में रखें, ये कुछ टेम्परेचर में था, ये कुछ टेम्परेचर में था, पता चला दोनों का टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मतलब ना ये कुछ हीट दे रहा है ना ही कुछ हीट ले रहा है, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन देम। ऐसा कब होगा, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा। तो दो सिस्टम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे, जब दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज पॉसिबल when they are at same temperature। This is they are at same temperature। ठीक है, यहां पर एक नया लॉ आता है, दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है ये लॉ, ये लॉ कहता है इफ two systems A and B are in thermal equilibrium
with a third system C, then A and B are in thermal equilibrium with each other. सपोज ये एक सिस्टम ऑफ गैस है, नाम है ए, ये दूसरा है, ये है बी, और पता चला कि ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसके साथ? कोई एक सिस्टम सी के साथ, मतलब सी के साथ इनको जोड़ोगे, देयर विल बी नो हीट एक्सचेंज, मतलब इसका टेम्परेचर बराबर है, इसका टेम्परेचर बराबर है। क्या मतलब हुआ? इन दोनों का भी तो टेम्परेचर बराबर हुआ। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। If A and B are in thermal equilibrium, समझने में कितना आसान लगता है, लेकिन उतना आसान नहीं है बड़ी थर्मल इक्विलिब्रियम। There is no exchange of kinetic energy. There is no exchange of heat means no exchange of kinetic energy. If I go into it, it will be very difficult on your part to understand. दो बॉडी अलग अलग वेलोसिटी में मूव करते हुए भी टकराने से उनमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो सकता है। थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ। सपोज कोई 50 ग्राम का मास है, वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है, और मान लो कि दूसरा मास जो ये ऑसिलेट कर रहा है, और मान लो कि इसके पास जो वेलोसिटी है, मान लो कि एवरेज वेलोसिटी है, से इट इज समथिंग लाइक 10 मीटर पर सेकंड, सपोज जस्ट ले रहे हैं, और ये 0.00005 ग्राम का एक मास है, ये ऑसिलेट कर रहा है। कितने जोर से ऑसिलेट कर रहा है? 20 मीटर पर सेकंड में। दिस इज ए वेरी लाइट मास एज कंपेयर टू दिस। अब जो ये दोनों एक दूसरे को टकराएंगे, ना इसका वेलोसिटी में बदलाव आएगा, ना इसका वेलोसिटी में बदलाव आएगा। देयर इज नो हीट एक्सचेंज, ये इसको कोई काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोमेंटम इज वेरी लेस। ये भी उसको नहीं काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स मास इज वेरी स्मॉल। कोई एक पीस ऑफ पत्थर को आप जोर से दूर तक फेंक सकते हो, यू कैन इम्पार्ट इट वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। कैन यू थ्रो ए स्मॉल पीस ऑफ थर्मोकोल टू ए लार्ज डिस्टेंस? नो, बिकॉज इट इज मासलेस। इनर्शिया बहुत बड़ा फैक्टर है। न्यूटन थर्ड लॉ का रियल एप्लीकेशन देखोगे तो बहुत ही खतरनाक है। क्या कहता है? फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसका अदरवाइज मीनिंग होता है, इफ ए बॉडी इज नॉट गिविंग यू रिएक्शन, यू कैन नॉट गिव एनी एक्शन ऑन इट। समझ में आ रहा है? कोई बॉडी के ऊपर आप एक्शन नहीं दे सकते अगर आपको रिएक्शन देने के लिए वो काबिल नहीं है। लॉ को उस सिरे से सोचोगे तो फिर रिसर्च की टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक मास अगर बहुत छोटा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा मास हो गया, टकराएगा, तो यू सी देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो एक्सचेंज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट बिटवीन देम, यू से दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। वी आर नॉट गोइंग टू दैट पार्ट नाउ। अभी खाली शायद किसी लोगों की कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दिया। और वैसे भी YouTube चैनल में छोड़ते हैं तो लोग देखते हैं, कमेंट करते रहते हैं, यार ये बता दिया, वो बता दिया, चलो सबको बता देते हैं। तो रीजन क्या हुआ? फिलहाल एट योर लेवल यू व्हाट यू से, इफ A and B are in thermal equilibrium with C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other। तो ये पूरा डिस्कशन से जो इसका गहराई वाली चीज है आप लोगों को नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली इतना आप लोग समझ लो, ठीक है। स्कूल वाले लेकिन पूछेंगे स्टेट व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा।